जय हिंद दोस्तों। आज के जो टॉपिक होने वाले हैं आप देख चुके हुए हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। छोटा टॉपिक है और लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ले रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। और पहली बार चैनल पर विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता पूछ रहा है तो कौन? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1913 में, ध्यान रखें, 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किए हुए थे। बिहार में 1913 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना किए हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन थे? तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा के सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में आपको 27 दिसंबर 1928 को हुआ था। 27 दिसंबर 1928 को कोलकाता में अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का बैठक किया गया था कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष सभापति कौन थे? तो आपको नेहरू जी थे। समाजवाद का समर्थक कौन था? समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन और देसी राज्य और जमींदारों और पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद के समर्थक कौन थे जो 1933 में ब्रिटिश शासन और देसी राजाओं और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में ध्यान रखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ किया गया? तो मई 1934 में किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया मई 1934 में, जिसके पार्टी का गठन में आपको जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो ध्यान रखें, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण। 1934 में पटना में अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही कथन पर हम लोग देखते हैं क्या सही है। इसने ब्रिटिश उत्पाद और करों का बहिष्कार का समर्थन किया था। हाँ, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश उत्पादकों और करों का बहिष्कार का इन्होंने समर्थन किया था कि हम ब्रिटिश सरकार के कर टैक्स जो है नहीं देंगे, और उत्पादकों का ये समर्थन किया था, मतलब कि जो उत्पादक है उस पर ये बहिष्कार किया गया था। उसके बाद यह असमानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना चाहते थे। ये जो समाज में असमानता है उसी के आधार पर समाजवादी समाज चाहते थे। ये आपको कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है।
उसके बाद अगला पॉइंट जो इसमें बताया गया है कि इन्हें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया था। तो ये जो है अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के पृथक जो निर्वाचन जो क्षेत्र दिया गया था, तो यह सोशलिस्ट पार्टी ने विरोध किया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही कथन बात है, तो बम्बई मैनिफेस्टो जो है इसके बारे में सही कथन, मई 1936 में मुंबई के 21 गो उद्योगपतियों ने नए मुंबई में मैनिफेस्टो पर साइन किया था। यही आपको मुंबई मैनिफेस्टो है। इसमें कितने उद्योगपति, तो 21 उद्योगपतियों ने बॉम्बे मैनिफेस्टो पर साइन किया था मई 1936 में। आगे बात करते हैं 1936 में सिग्नेचर के बाद हस्ताक्षर करने के बाद मुंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों को प्रतिपादन का विरोधी था। और हाँ, बिल्कुल बात सही था। और इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला हुआ था। तो ये बिल्कुल बात सही है, मुंबई मैनिफेस्टो के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया है? तो लखनऊ अधिवेशन में। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। भारत और विश्व की समस्याओं को हल करने की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहे हुए थे। भारत और विश्व की समस्याओं को हल करने की एक ही पूंजी है, वो है समाजवाद में ही निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या कहा गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया है? तो समाजवादी। तो जवाहरलाल नेहरू अपने आप को समाजवादी बोलते थे, तो इसलिए उनको समाजवादी बोला जा गया है। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? तो आर्थिक असमानता में विश्वास नहीं था। बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं, आर्थिक समानता में विश्वास नहीं था, पूंजीपतियों में भी ज़्यादातर विश्वास नहीं था। इस बात को, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट था। मैं एक समाजवादी नेता हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। तो ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था। इसने भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। तो भारत में साम्यवाद के पुजारी जो है, साम्यवाद का पुजारी किसको बुलाया गया था? जवाहरलाल नेहरू का साम्यवाद का पुजारी बोला गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। किस राज्य में समाजवादी दलों की संयुक्त रूप से भू प्रथुम आंदोलन चलाया गया था? भू प्रथुम आंदोलन जो चलाया गया था, तो आपको आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। लोकनायक के नाम से आपको जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। लोकनायक किसको? जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य तिलक बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को। जयप्रकाश दिवस कब मनाते हैं? तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया था आपको अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में मनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है, तो ये तो हो चुका है आपके कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी पर। अब बातें करते हैं प्रांतीय चुनाव 1937 में जो हुए थे। प्रांतीय चुनाव 1937 में जो हुए थे, इन बात पर करते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। जो प्रांतीय सरकारों का जो गठन किया गया था, कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो फरवरी 1937 में हुए थे। भारत सरकार ने 1935 के तहत है प्रांतीय सरकारों का गठन, लेकिन चुनाव जो किया गया था, चुनाव जो संपन्न हुए थे फरवरी 1937 में हुए थे। फरवरी 1937 में।
1937 में चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना था? तो 5 प्रांतों में ये पूर्ण बहुमत की सरकार था। 1937 में प्रांतीय चुनावों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाया गया था? तो 6 प्रांतों में, जैसे संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और मद्रास और मुंबई में 6 प्रांतों में था। तो इसमें से दे देता है 6 प्रांत तो कौन कौन में? संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और मद्रास और मुंबई में था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिला था? तो कहाँ ना था? तो पंजाब में, सिंध में और बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की बहुमत नहीं मिला था। पंजाब और सिंध और बंगाल में नहीं मिला था। 1937 में प्रांतों के में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला हुआ था? तो 28 महीना चला हुआ था। 1937 में प्रांतीय चुनाव जो हुआ था कितने समय तक चला हुआ था? तो ये 28 माह तक चला हुआ था, 28 महीने तक चला हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति लाया गया था? भू स्वामित्व की नीति लाया गया था कार्यकारिणी कमेटी 1937 में लाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया किस कार्यकारिणी कांग्रेस के में आपको भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति लाया गया था? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में लाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर जिसे प्रधानमंत्री है ना 1937 में कौन थे? तो संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री प्रीमियर जो थे, पीएम प्रीमियर को उसको बोलते हैं प्रीमियर बोला जाता था प्रधानमंत्री को। आपको गोविंद बल्लभ पंत थे संयुक्त प्रांत के जो प्रधानमंत्री के रूप में। कौन? तो आपको गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे बात करते वो कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी में आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का नहीं मिला हुआ था? तो बम्बई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित विधानमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? 1937 में वित्त विभाग किसके पास था? रफीक अहमद किदवई के पास था। रफीक अहमद किदवई के पास कौन सा विभाग? तो आपको वित्त विभाग था, वित्त विभाग। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे आपको बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री बोला जाता था, आश्चर्यचकित मत होइए। तो ये आपको मोहम्मद यूनुस थे। 1937 में गठित हुए प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस थे। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में वो कौन भारतीय महिला मंत्री बने हुए थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थे स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत से प्रथम महिला भागीदारी के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित भाग ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एक सेकेंड। हाँ सर, एक सेकेंड हो गया। तो जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय ने किस वर्ष पारित किया था? और इसमें किसके लिए भारतीयों से अपील किया था? जिसने अपील किया था 1937 में जापान के द्वारा चीन पर हमला किए के विरोध में किया गया था। 1937 में जापानी वस्तु को इस्तेमाल करने पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया हुआ था। 1937 में अपील किया हुआ था। क्यों? जापान के द्वारा चीन पर हमला बोल दिया गया था, जिसके वजह से 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला हुआ था जापान के चीज़ का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट कौन कौन सा? तो कांग्रेस प्रशासित जो है प्रदेशों में मुस्लिम को शिकायत से संबंधित जो रिपोर्ट जो दिया जाता था, कहाँ? तो ध्यान रखें मुसलमानों के लिए रिपोर्ट जो तैयार किया होता था
पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, पीरपुर रिपोर्ट हो गया, मुसलमानों से संबंधित हो गया। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में। तो ये मुसलमानों के लिए रिपोर्ट तैयार यहाँ पर होता था, देखा जाता था। 1937 में चुनाव के पश्चात जो गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र क्यों दे दिया था? क्यों दे दिया था? तो जानते हैं क्यों पद दे दिया था। 28 मिनट तक सरकार चला हुआ था। क्यों 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को? और ये 39 आपको याद होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ब्रिटेन के द्वारा भारतीयों को शामिल किए जाने के विरोध में आपको 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को सारा लोग ने त्यागपत्र दे दिया था। 28 मिनट तक ये सरकार चला हुआ था। अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विधानमंडल से त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस दिवस के रूप में मनाया था? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुक्ति दिवस में, है ना, मुक्ति दिवस के रूप में आपको 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 22 दिसंबर को कांग्रेस ने जब त्यागपत्र दे दिया था तो इसी खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मुक्ति दिवस मनाया था? समझ रहे हैं? क्योंकि ये सरकार में मुस्लिम लीग नहीं था, सरकार गिर गया था, उसी के खुशी में मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को शुक्रवार मुक्ति दिवस बोलते हैं। शुक्रवार मुक्ति दिवस बोलते हैं। 1937 और 39 ईस्वी के मध्य में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किए हुए थे मद्रास में। ध्यान रखेंगे 1937 से लेकर 39 की ईस्वी के बीच में आपको मध्य में मद्रास में कांग्रेस का मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किए हुए थे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी संकट। चलिए इस बात को कंप्लीट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 ईस्वी की अध्यक्षता कौन किए हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुआ था। तो ये हरिपुरा कहाँ है, राज्य कहाँ है? हरिपुरा आपको गुजरात में है ना। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में है। अगले के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछता है कि किस समस्या पर 1938 ईस्वी में हुए कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन पर बहस के उपरांत जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? तो रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना था, है ना। 1938 में जो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत जो है एक प्रस्ताव को पारित किया गया था। किस प्रस्ताव पर? तो ये परदेशी रियासतों के जनमत आंदोलन का समर्थन करना था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो नेहरू जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? नेहरू जी को। नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था 1938 में? राष्ट्रीय योजना आयोग समिति के अध्यक्ष किसे? तो नेहरू जी को बनाया गया था 1938 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस 1938 में किए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्षता किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन जो है कब हुआ था? जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता मनोनीत किया गया था 1939 में। 1939 में 38 और 39 में दूसरी बार, 38 में पहली बार, 1938 में पहली बार, दूसरी बार 1939 में बने हुए थे। वो त्रिपुरी संकट था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। वो त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो ये त्रिपुरी पड़ेगा आपको कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। और हरिपुरा पूछेगा। हरिपुरा जो है आपको कहाँ है? गुजरात में।
गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और त्रिपुरी कहाँ पड़ेगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ेगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। त्रिपुरी कहाँ पड़ेगा? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को क्या किया था? पराजित किया हुआ था, जिसे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, किसको हराए हुए थे? पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिए थे। पहली बार चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए, पहली बार चुनाव 1939 में हुआ था। 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय संबोधन जो है संबोधन अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा था? तो अध्यक्षीय जो है संबोधन को अंग्रेजी में कौन पढ़े हुए थे? शरद चंद्र बोस ने पढ़े हुए थे। 1939 में त्रिपुरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय संबोधन जो है अंग्रेजी में किसने अनुवाद पढ़ा हुआ था? शरद चंद्र बोस ने पढ़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं है, शरद चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पर जो है त्रिपुरी संकट के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन जो है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस का इकाड़ी समिति का गठन के प्रश्न पर हो गया था, है ना। दक्षिण वाली पंथ वाला जो है उस पर कोर कमेटी बनाने की बात किया गया था, जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हो गया था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध को ऐसे ईश्वर अवसर प्राप्त के रूप में देखा जिसमें भारतीय उस स्थिति पर अपने हित को लाभ उठाने का मौका मिल गया था? और ये इस प्रकार जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को लाभ उठाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इसका लाभ उठाए हुए थे। चलिए अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए हुए थे। जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस के पद के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करते हैं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपको कब किए थे? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हुए थे सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े हुए थे? और INA आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे शिलभद्र याजी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के समय जो है संस्थापक के समय आपको सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए और INA आंदोलन से जुड़े हुए कौन व्यक्ति थे? शिलभद्र याजी जो थे, इस बात को याद रखेंगे। इस प्रकार आपको हम लोग देख चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक देख चुके हैं, त्रिपुरी संकट इसमें देखे हैं, और इसमें हम लोग देखे हैं पृथक वाला चुनाव जो हुआ था इसमें देख लिए, प्रांतीय चुनाव 1937 में इस बात को टॉपिक को कवर किया गया है। और भारतीय सोशलिस्ट पार्टी जो था, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आपके एग्जाम से कोई क्वेश्चन इससे छूटने की संभावना नहीं बनेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें, और यही बोलेंगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने एक दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट